हेलो एवरीवन, क्लास 11 भौतिक विज्ञान में चैप्टर सरल रेखीय गति में आज का हमारा टॉपिक है गति के समीकरण। आज हम गति के समीकरणों का निगमन ग्राफीय विधि से करेंगे। गति के समीकरण की बात करें तो हम लोगों ने गति के तीन समीकरण पढ़ रखे हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आज इन तीनों समीकरणों का निगमन हम ग्राफीय विधि से करेंगे। सबसे पहले हम पहला समीकरण करते हैं, प्रथम समीकरण। देखिए पहले समीकरण की बात करें, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, वेग और t क्या है, समय। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है हमारा समय वेग संबंध को दर्शाता है, यानी ये हमारा समीकरण किसका है, समय वेग संबंध से। एक चित्र भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। देखिए यहाँ से चलती तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाता है, 0। u से गतिमान है, t समय के बाद उसका वेग बढ़ के कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो पहले इसको लैंग्वेज को लिख देते हैं कि माना कोई वस्तु u वेग से गति प्रारंभ करती है, यानी u वेग से चलना शुरू करती है, गति प्रारंभ करती है। t समय के पश्चात उसका वेग बढ़कर v हो जाता है। अतः वस्तु में त्वरण। देखिए अगर वस्तु में हमें त्वरण की बात करें तो आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर होता है, तो v माइनस यू बटे टी हो जाएगा और फिर से हमारा गणितीय विधि हो जाएगी। पर यहाँ पे हमें कौन सी विधि से करना है, ग्राफीय विधि से करना है। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम बात करें, जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति करती है तो वेग और समय ग्राफ का वक्र एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है और उसका ढाल वस्तु के त्वरण को दर्शाता है। यानी अगर एक समान त्वरित गति है और उसमें हम वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है और उस ग्राफ का जो सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो ढाल है यानी tan थीटा है, प्रवणता जिसको हम लोग बोलते हैं, वो त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो यानी हम कह सकते हैं वस्तु में त्वरण a किसके बराबर हो जाएगा, वेग समय वक्र का ढाल, वेग समय वक्र का ढाल। तो यहाँ पे यानी ढाल को हम कह सकते हैं कितना होता है, ढाल यानी प्रवणता, और ये हो जाएगा tan थीटा। और आप देख रहे हैं tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, BC, और आधार कितना हो गया, AB। और BC का मान, B से C तक का मान कितना है, इधर U है इधर V है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, V माइनस U। और AB समय अक्ष को दर्शा रहा है और A से B तक की कितना समय है, T। तो यहां से फिर से AT बराबर कितना हो गया, V माइनस U। तो V बराबर फिर से हमारा कितना हमें मिल गया, V बराबर हो गया U प्लस AT। और यही हमारा क्या है, गति का पहला समीकरण है जिसको हमने ग्राफीय विधि से निगमित किया है। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय समीकरण की, जिसका आप लोगों को पता ही है। दूसरा समीकरण क्या है, वो समय स्थिति संबंध को
दर्शाता है, यानी समय और स्थिति के बीच में संबंध को दर्शाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, फिर से वही देखिए, प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू किया, t समय के बाद उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो अगर हम कहें कि गतिमान वस्तु द्वारा चली दूरी, यानी t समय में गतिमान वस्तु कितनी दूरी चलेगी, अगर वो s है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वेग समय वक्र और समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अगर किसी भी गतिमान वस्तु ने कितनी दूरी चली है वो हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करें कि वेग समय वक्र और समय अक्ष के बीच में जो भी आकृति हमारी बन रही है उस आकृति का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर ले। तो वो क्षेत्रफल ही किसको दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। तो देखिए, जो हमारा वेग समय वक्र है वो कौन सा है, सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है, एसी रेखा के रूप में। और यहाँ पे अगर हम आकृति की बात करें तो आकृति में आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज बन रहा है और एक चतुर्भुज बन रहा है। या चतुर्भुज में आप क्या बन रहा है, ये आयत आपको दिखाई दे रहा है। तो वेग समय वक्र और समय अक्ष के बीच में घिरी आकृति की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो दो आकृति हमें दिखाई दे रही है, तो वो कितनी हो जाएगी, आयत ओ ए बी डी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो देखिए, लंबाई की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ओ ए और चौड़ाई ओ डी हमने ले लिया। और उसी तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार ए बी और ऊंचाई कितनी हो गई, BC। ओ ए गुणा ओ डी, ओ ए, ओ से लेके ए तक कितना है ये, U, ओ डी कितना हो गया, T। तो दोनों की गुणा हो गई UT प्लस 1/2 ए बी, ए से लेके बी तक देखिए कितना है, T है, ए से बी तक कितना है, T। और BC देखिए ये है BC, ये कितना था U, ये कितना है V। तो BC कितना हो गया, ये BC हो गया V माइनस U। और आपने पढ़ रखा है कि V बराबर कितना होता है, U प्लस AT। तो V माइनस U कितना हो गया, AT। तो यानी V माइनस U की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AT और T और गुणा AT। और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण हो गया, S बराबर UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो इन दोनों में जो मेन है, अगर हम एक बार फिर से आपको समझाने की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें त्वरण की बात करें तो जो त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है, वेग समय वक्र के ढाल के बराबर होता है। यानी ये थी गति की द्वितीय समीकरण, S बराबर UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। अगर इन दोनों समीकरणों को एक बार फिर से हम समझाने की बात करें तो एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हम वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचे तो जो वो ग्राफ है उसके जो वक्र की प्रवणता होती है, यानी ढाल होता है, वो किसको दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे हमें ये सीधी रेखा के रूप में मिल रहा है, यानी समय अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती हुई सरल रेखा के रूप में मिल रहा है। तो उसकी जब हम ढाल की बात करेंगे तो ढाल कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने tan थीटा का मान निकाल लिया, लंब और बटे आधार यानी BC बटा AB, वेग समय वक्र के ढाल से यहाँ पे त्वरण का मान हमें मिल गया। दूसरा,
अगर हमें किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा चली दूरी ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा? जब हम दूरी ज्ञात करनी है तो वेग समय वक्र और समय अक्ष के बीच में जो भी आकृति आ रही है, अगर हम उस आकृति का क्षेत्रफल निकाल लें तो वो क्षेत्रफल वस्तु द्वारा चली गई दूरी को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, ये था हमारा वेग समय वक्र और ये हमारी समय अक्ष, जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, एक इसमें आयत बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और दोनों को जोड़ दिया तो हमारी समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर हमें प्राप्त हो गई। अब हम लोग बात करते हैं गति की तीसरी समीकरण की, यानी अब हम गति की तीसरी समीकरण का निगमन करते हैं। थर्ड है हमारा तृतीय समीकरण, और आपको पता ही है जो तीसरी समीकरण होती है वो हमारी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, यानी हम इसको प्राप्त करेंगे। देखिए तीसरी समीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, गति की तीसरी समीकरण। फिर से हम कह रहे हैं कि गतिमान वस्तु द्वारा चली दूरी, तो कितना अभी आपको बताया था, यहाँ पे भी तो वही वेग समय के बीच में ग्राफ है, तो वो हो जाएगी वेग समय वक्र और समय अक्ष, यानी वो अक्ष जिस पे हमने समय लिया है के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वो। देखिए अभी जब हमने दूसरी समीकरण प्राप्त की थी, जो हमारी दूसरी समीकरण थी वो समय स्थिति को दर्शाती है, और अगर हम तीसरी समीकरण की बात करें तो तीसरी समीकरण हमारी वेग और स्थिति संबंध को दर्शाती है। ये किसको दर्शाती है? वेग स्थिति संबंध को दर्शा रही है। तो कितना हो जाएगा? देखिए हमने दोनों को एक साथ ले लिया। अगर हम पूरी आकृति की बात करें तो वो आपको पता लगेगा कि ये कैसी आकृति है, समलंब चतुर्भुज। ये आकृति किसकी है? समलंब चतुर्भुज। OACD का क्षेत्रफल, और आपको पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणे लंब भुजा। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन सी है? एक ये आपको दिखाई दे रही है और एक ये आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये वाली भुजा की हम बात करें तो O से लेके U तक, तो यानी ये कितनी है? U हो गई। दूसरी भुजा D से लेके C तक है तो वो कितनी है? UV। और लंब भुजा, अब देखिए लंब भुजा है यहां से लेके यहां तक, O से लेके D तक, यानी ये कितनी है? T। अब देखिए ये S है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा किया है, ये हमारा कितना था? देखिए समांतर भुजाओं का योग है तो यहाँ क्रॉस नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लस आएगा। ये U प्लस V है, या इसको हम लोग V प्लस U भी लिख सकते हैं। अब देखिए T की बात करें, ये तो हो गया V प्लस U। यहाँ पे हमने T को कैसे किया? हमने पढ़ रखा है V बराबर होता है U प्लस AT, गति की पहली समीकरण से। तो V माइनस U कितना हो गया? AT। तो यहां से T कितना हो जाएगा? V माइनस U और बटा A, यानी हमने T के स्थान पे कितना लिख लिया? V माइनस U और बटा A। देखिए A को और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2as, ये हो गया V प्लस U और ये हो गया V माइनस U, यानी ये वर्गांतर हो गया। तो ये कितना बन जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो 2as किसके बराबर हो गया? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और यहां से हम V स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? U स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी गति की तीसरी समीकरण है जिसको हमने ग्राफीय विधि से ज्ञात किया है। इस प्रकार से हम
गति की तीनों समीकरण का निगमन ग्राफीय विधि से करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, अगर ये एग्जाम में आ जाता है और आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो जैसे ही यहाँ पे हमने गतिमान वस्तु द्वारा चली दूरी सीधे सीधे निकाला है, उससे पहले भी आपको भाषा लिखनी पड़ेगी कि माना कोई वस्तु u वेग से गति प्रारंभ करती है, t समय में उसका वेग बढ़कर v हो जाता है, अतः वस्तु द्वारा चली दूरी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं u वेग से गति प्रारंभ करती है, t समय में a त्वरण के अंतर्गत उसका वेग v हो जाता है, अतः वस्तु द्वारा चली दूरी। उसी तरह की लैंग्वेज यहाँ पे भी आप लिखेंगे। ये था ग्राफीय विधि द्वारा गति के तीनों समीकरणों का निगमन। ग्राफीय विधि से एक और समीकरण का निगमन करते हैं, जिसे विशेष सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र भी कहते हैं, या टीवे सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण सूत्र। यहाँ पे क्या है विशेष सेकंड का, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विशेष सेकंड का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें टी सेकंड में चली गई दूरी का, तो आप कह सकते हैं गति की दूसरी समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर होता है। जब वस्तु t समय तक चलती है, t सेकंड तक चलती है। अगर हम कहें टीवे सेकंड में, जैसे 10 सेकंड, तो 10 सेकंड का मतलब क्या है, t बराबर कितना है 10। और अगर हम कहें 10 कब आएगा, 1 2 3 4, इस तरीके से 10 तक काउंटिंग करेंगे तब 10 सेकंड पूरे होंगे। अगर हम आपसे कहें 10वें सेकंड में, तब क्या करें, 0 से 9 तक का समय निकाल लीजिए, 0 से 10 तक का समय निकाल लीजिए, दोनों का अंतर कर लेंगे तो वो 10वें सेकंड का समय आ जाएगा। यानी वो ही हमारा क्या होता है विशेष सेकंड। तो उसी का समीकरण हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। हमने कहा, जैसे फिर से ही फिगर आपको दिखाई दे रही है, हमने कहा हमारे पास कोई वस्तु है, प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू कर रही है, या प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, a त्वरण के अंतर गति कर रही है, t समय के बाद उसका वेग कितना हो रहा है, v हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है, t समय में चली गई दूरी नहीं निकालनी, हमें निकालनी है t वे सेकंड में चली गई दूरी। तो हमने क्या किया, एक t समय ले लिया, एक t-1 समय ले लिया। तो हम क्या करेंगे, t समय में चली गई दूरी निकाल लेंगे और उस दूरी में से t-1 समय में सेकंड में चली गई दूरी का अंतर कर लेंगे, तो दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, टीवे सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगा। अब क्योंकि हम ग्राफीय विधि से कर रहे हैं और हमने आपको बताया था कि अगर ग्राफीय विधि से दूरी हमें निकालनी है तो वो दूरी क्या होती है कि वेग, समय, वक्र और समय अक्ष के बीच में जो आकृति गिरी होती है, उस आकृति का क्षेत्रफली दूरी को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि t समय में चली गई दूरी का, तो t समय में चली गई दूरी कितनी होगी। अब यहाँ पे आकृति कौन सी लेंगे, OAC, और ये कितना हो जाएगा h, ये वाली आकृति हो जाएगी। और आकृति कौन सी है, समलंब चतुर्भुज की। और अगर हम आपसे कहें कि t-1 सेकंड में बताइए, तो आप कहेंगे OADG, ये वाली आकृति यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वो t-1 सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगी। तो अगर हम बात करें टीवे सेकंड में, तो टीवे सेकंड में चली गई दूरी कौन सी होगी, जो ये मैं डॉटेड कर रहा हूं, ये हमारा क्षेत्रफल किसको दर्शा देगा, टीवे सेकंड में चली गई दूरी को। तो यहाँ पे हमने कहा है कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, एक समान त्वरण a के अंतर्गत t सेकंड में उसका वेग बढ़कर v हो जाता है, अतः वस्तु द्वारा टीवे सेकंड में, देखिए फिर दोबारा से मैं कह रहा हूं, t नहीं लिखा है आप, टीवे सेकंड में चली गई दूरी, तो वो कितना हो जाएगा, वेग, समय, वक्र और t सेकंड के मध्य गिरा क्षेत्रफल, और उसमें से कौन सा क्षेत्रफल घटा लेंगे, वेग, समय, वक्र और t-1 सेकंड के मध्य क्षेत्रफल को घटा लेंगे। तो ये जो डॉटेड है हमारा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब वही क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करेगा, टीवे सेकंड में चली गई दूरी को। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए हम कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल के, कौन सा क्षेत्रफल, देखिए यही तो है DCHG क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो वो टीवे सेकंड में चली दूरी होगी। आप देख रहे हैं ये क्षेत्रफल 3 भागों में आपको दिखाई दे रहा है, एक ये आयत है, एक ये आयत है, और ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज। तो वो क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, हम कह देंगे क्षेत्रफल कितना हो गया जी, क्षेत्रफल ये DEF यानी क्षेत्रफल हो गया
जी एच बी प्लस क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल कौन सा है, ऊपर वाला हो गया डी एफ बी ई, ये वाला, और उसके बाद क्या है क्षेत्रफल, जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा वो क्षेत्रफल कितना हो गया जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया क्षेत्रफल डी सी ई। अब आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे भी हम निकाल लेंगे। देखिए अब इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एफ जी इंटू कितना हो जाएगा जी, जी एच, लंबाई गुना चौड़ाई। इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा डी एफ और गुणे एफ बी, देखिए ये और गुणे ये, और त्रिभुज का हो जाएगा 1/2 गुणा आधार, और आधार हो जाएगा डीई, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी सीई। उम्मीद करता हूं यहां तक तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें त्वरण, आपने त्वरण पढ़ रखा है, किसके बराबर होता है, त्वरण यानी थोड़ा सा सही से लिखें, त्वरण ए वक्र की प्रवणता, ढाल यानी tan थीटा, और tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। तो अगर हम इस वाले चित्र की बात करें, देखिए इधर वाले की, तो tan लंब बटे आधार, तो लंब हो गया डी एफ और आधार कितना हो गया ए एफ, डी एफ और ए एफ। और अगर उस छोटे से की बात करें तो कितना हो जाएगा सीई लंब, और आधार कितना है डीई। यहां से अगर हम लोग बात करें डी एफ की, देखिए ये ए का है तो डी एफ कितना हो गया ए गुणा ए एफ। अब देखिए ए एफ, ए से लेके एफ तक इधर देख लीजिए, या ओ से लेके जी तक, और ये कितना हो गया टी माइनस 1, तो ये हो गया ए इंटू टी माइनस 1। ये था हमारा, सॉरी कितना था ये, डी नहीं था, डी एफ था, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें सीई की, ये है ना सीई, तो कितना हो गया ए गुणे डीई। अब देखिए ए और डीई, डीई है कौन सा, यहां से लेके यहां तक, ये वैल्यू कितनी है टी माइनस 1, ये वैल्यू कितनी है टी। अगर हम दोनों के अंतर की बात करें तो कितना हो जाएगा टी माइनस 1, और जब इसको हम करेंगे तो टी माइनस टी प्लस 1, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यानी यहां से हम लेके यहां तक की वैल्यू कितनी 1, तो a इंटू 1, यानी ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हम लोग मान रख देंगे, देखिए s, अब हम लोग मान रखते हैं इस प्रकार, देखिए s बराबर एफ जी एफ से लेके जी तक, वैल्यू कितनी हो गई u, जी एच, जी से लेके एच तक की वैल्यू कितनी आई है 1, u इंटू 1 प्लस डी एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं a गुणे टी माइनस 1, ठीक है। उसके बाद किसकी मल्टीप्लाई करनी है एफ बी की, ये हमारा एफ बी और ये जी एच के बराबर होगा, और जो कितना है 1, तो इंटू 1, ये हमारा हो गया, ठीक है जी। और अब तीसरे वाले पे आ जाइए, 1/2 गुणा आधार है डीई, देखिए डीई यहां से लेके यहां तक एफ बी के बराबर, जी एच के बराबर, और सबकी वैल्यू कितनी है 1, और इंटू कितना है सीई का मान हम निकाल चुके हैं ए, तो ये कितना हो गया, देखिए एस बराबर यू प्लस, अब इसकी बात कर रहे हैं, ए की मल्टीप्लाई टी माइनस 1 में होगी तो ए टी माइनस ए,
और प्लस 1/2a। यहां से s बराबर u प्लस, अब देखिए ये है 80, ये है माइनस का a, ये है प्लस का a/2, तो कितना बच गया माइनस का a/2। तो s बराबर u प्लस हाफ ऑफ a, हमने क्या लिया कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया ये देखिए। अब हाफ ऑफ a तो कॉमन ले लिया, इधर तो 1 ही आएगा 80, और जब हम 80 को किससे डिवाइड करेंगे a/2 से, 2 ऊपर चला जाएगा 280 और डिवाइडेड बाय a से a कैंसिल हो जाएगा 2t माइनस 1। तो ये हमारा आ गया s बराबर u प्लस हाफ ऑफ a 2t माइनस 1, और यही हमारा t सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण है। एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, t सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण ज्ञात करना है। जब t सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण है, ग्राफीय विधि से ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हमने क्या किया, एक समय t लिया, एक समय t-1 लिया, t समय और समय अक्ष के बीच में लिए आकृति का क्षेत्रफल, और उस क्षेत्रफल में से t-1 सेकंड जो समय था उसमें जो आकृति बनी उसके क्षेत्रफल को घटा दिया। ठीक है, कौन सा क्षेत्रफल आ गया, ये जो आपका जो डॉटेड है कह सकते हैं, जो शेडेड एरिया है, वो एरिया क्षेत्रफल DCHG होगा, जो t सेकंड में चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। देखिए 3 आकृति इसमें बन रही है, एक ये आयत बना हुआ है, एक ये आयत बना हुआ है और एक त्रिभुज बना हुआ है। तीनों के अलग अलग हमने लिख दिया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, उसका भी हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसका होता है 1/2 गुणा आधार DE और गुणा ऊंचाई CE। त्वरण की परिभाषा क्या कहती है, किसके बराबर होता है त्वरण, अगर वेग और समय के बीच में हमने ग्राफ लिया है तो वो वक्र की प्रवणता के बराबर होता है, यानी tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा एक बार हमने इस वाले त्रिभुज के लिए लिया तो वो कितना हो गया लंब बटे आधार, यानी DF/AF, और एक बार इस त्रिभुज के लिए लिया तो CE/DE। यहाँ से हमने DF और CE का मान ज्ञात कर लिया। उन सारी वैल्यूज को हमने किस में रख दिया, इधर रख दिया, और रखने के बाद सॉल्व किया तो हमारा जो समीकरण है s बराबर u प्लस हाफ ऑफ ए 2t-1 आया, जो कि t सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण होता है।